हेलो फ्रेंड्स, आपका टेक्नो 10M में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने मल्टीटास्किंग तक देखा। आज उसके प्रोसीड करते हैं। आज हम उसे आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने देखा व्हाट इज टाइम शेयरिंग। आज हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स कॉल, और एक यूनिक्स का बेसिक डायग्राम और स्ट्रक्चर। चलिए समझते हैं हम लोग व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हम लोगों ने ये समझा कि सबसे पहले कि आपस में जब हमारे पास एक सिंगल सिस्टम हो तो क्या, ये तो हो गया है कि आप अगर घर बैठे काम कर रहे हैं या आप एक सीमित चीज के लिए काम कर रहे हैं या आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, ये हो गया। वहां तक के बाद हमारा मल्टीटास्किंग, यहाँ तक तो बहुत सारी चीजें सुधर गई। अब हम समझते हैं कि अगर हम आपसे दूरों दूर बैठे हैं, कोई दूसरे देश में, कोई दूसरे राज्य में या कोई दूसरे शहर में, और हम आपको वो सिस्टम से काम करवाना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि नहीं, जिस टाइम पे आपको वही फ़ोल्डर या फ़ाइल क्रिएट करना जो मैं चाहता हूँ, या आपको उसी सर्वर के थ्रू करना, तो उसके लिए हमारे पास आया ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हुआ कि अगर आप दूरों दूर बैठे हैं तो भी आप आराम से वो सबको एक्सेस कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को तो कर सकते हैं। तो इसको बेसिक सा चीज़ मैं समझाऊंगा कि when we disperse our machines to a different geographical location in a loosely compiled environment, अगर हम कहीं दूर बैठे हैं तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है। इसमें एक क्या फ़ायदा हुआ कि बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू ये काम करता है। Distributed operating system provide an environment in which multiple independent CPU or processor communicates with each other and physically separate computational node. वे आपस में सेम उसी तरह कम्युनिकेट करेंगे। और देखिए, इसमें एक फ़ायदा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कि हर मशीन्स के खुद कर्नल है, हर मशीन्स का एक सेपरेट डिस्क और मेमोरी है, हर मशीन्स का खुद का कर्नल है। कर्नल तो समझ रहे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट। तो हर मशीन्स का ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिर्फ एक सर्वर है और उसी सर्वर में सब कनेक्टेड है। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड में ऐसा नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड में हर जियोग्राफिकल लोकेशंस में उसका खुद का डिस्क है, खुद का मेमोरी है, खुद का कर्नल है। तो इसमें एक चीज़ इसमें यह फ़ायदा हुआ कि इफ़ इन वन लोकेशन मशीन नॉट वर्किंग देन अनदर रीजन्स मशीन विल वर्क। अगर कहीं एक में कोई फॉल्ट हो तो ज़रूरी नहीं कि पूरा सिस्टम आपका रुक जाएगा। आप कहीं दूसरा जगह बैठ कर भी वो सेम काम कर सकते हैं। आप कोई दूसरा लोकेशन में भी ये सेम काम कर सकते हैं। और ये देखिए, ये सेंट्रलाइज डेटा इसमें नहीं रहता है। ये सेंट्रलाइज डेटा क्लाइंट वाला नहीं है, इसका खुद का रहता है। हर जियोग्राफिकल लोकेशंस में इसका खुद का कर्नल्स रहता है, खुद का सिस्टम्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ लीजिए, जैसे गूगल हम लोग देख सकते हैं, सपोज दैट फेसबुक आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट बने। देखिए, इसका एडवांटेजेस ये हुआ कि ये अवेलेबिलिटी हो गया, मतलब सबके लिए अवेलेबल हो गया। सेकेंड इज फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब अगर आपका कहीं एक फॉल्ट है तो ज़रूरी नहीं कि सब में भी फॉल्ट पाया जाएगा। फॉल्ट टॉलरेंस हो गया, आप कहीं दूसरे जगह में भी ये काम करेगा। और तीसरा स्केलेबिलिटी, मतलब ये एक जगह के लिए सीमित नहीं है। आप पूरे इवन फॉर अ स्टेट, फॉर अ कंट्री और फॉर अ नेशन आप इसको बना सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए फॉर एग्जांपल, ये इसका डायग्राम हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। ये कैसे है, इसका खुद का सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, ये सब का सेपरेटेड रहता है। देखिए इसमें क्या हुआ, मैंने एडवांटेजेस बताया कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस आसान हो गया, फॉल्ट टॉलरेंस आसान हो गया। लेकिन एक
डिसएडवांटेजेस हुई कि जो प्रोटोकॉल ओवरहेड कैन डोमिनेट कंप्यूटेशन कॉस्ट। मीन्स देखिए, अगर ये नेटवर्क में है तो नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हम लोग एक प्रोटोकॉल्स चाहिए, तो वो सबका प्रोटोकॉल्स का जो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो काफ़ी हाई हो गया, तो जिसके कारण उसका कॉस्ट बढ़ गया, तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस हो। चलिए अब हम समझते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है। व्हाट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कि हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहे तो एक क्लस्टर्ड भी बोल सकते हैं, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या हुआ कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना, वो एक सेम नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। वो एक स्मॉल एरिया के लिए होता है, जैसे फॉर अ रेंज ऑफ माइट बी 2-3 किलोमीटर, अप टू 3 to 3 किलोमीटर्स। वो सब के रेंज में हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सेम नेटवर्क्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और वो इसमें आपका सर्वर और क्लाइंट वाला काम आता है कि एक मेन सर्वर्स के थ्रू सब जुड़े रहते हैं, उसी से सब कनेक्शंस होते हैं, और बाकी जितने क्लाइंट रहते हैं डेटा शेयर उसी से होता है, उसी को हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। देखिए, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजफुल फॉर शेयर डेटा रिसोर्सेज, फाइल एंड प्रिंटर रिसोर्सेज अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ईच अदर। ये हो गया हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम। और देखिए, इसका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सम ऑफ द एडवांटेजेस इज, यहाँ उसका कंप्यूटेशन पावर बढ़ गया, प्लस उसका प्रोसेसिंग पावर बढ़ गया। देखिए, कंप्यूटेशन पावर इसलिए बढ़ गया क्योंकि मान लीजिए आपके पास 10 सिस्टम कनेक्टेड है और एक सर्वर है, तो 10 सिस्टम्स का सब कॉम्बाइन होकर एक कंप्यूटेशन पावर बढ़ गया, तो जिसके कारण एक तो कंप्यूटेशन पावर बढ़ गया, सेकेंड और उसका प्रोसेसिंग पावर बढ़ गया। ये दो चीज़ इससे फायदा हुआ। और क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में स्केलेबिलिटी भी बढ़ गया, ताकि कम से कम एक सिस्टम से आके दो सिस्टम, दो से तीन से आपस में 10, स्केलेबिलिटी इसमें इंक्रीज हो गया। तो ये हो गया इसका एडवांटेजेस। देखिए, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकेंड हमारा हो गया क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज, देखिए ये काम करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच, और ये लेस एक्सपेंसिव है एंड मेंटेन करने के लिए एज कंपेरिजन तो हम लोग ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, उसकी तरह हम लोग को इसमें ज़्यादा प्रोटोकॉल्स पे एक्सपेंस करना नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड है तो एक्सपेंस थोड़ा घट जाता है, तो खर्चा थोड़ा घट जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन हाँ देखिए, जहाँ पे आपका सेंट्रलाइज्ड और क्लाइंट बेस्ड है, उसमें एक डिसएडवांटेजेस होगा कि अगर आपका मेन फेलियर हो गया, आपका सेंट्रलाइज्ड फेलियर हो गया, तो पूरा जितना कनेक्टेड है आपका सब फेल हो जाएगा, आपका पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। और सेकेंड चीज़, इसमें थोड़ा सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस का भी थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि इसका सिक्योरिटी को थोड़ा मेंटेन करना थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसके थोड़े दो एडवांटेजेस है। अब आइए समझते हैं व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सपोज दैट इन अ मिलिट्री कोई रॉकेट लॉन्च करना है या कोई मिसाइल लॉन्च करना है, तो मान लीजिए अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी टाइम डिले हो, थोड़ा हल्का सही फॉर अ माइनर चीज़ के लिए अगर वहाँ भी टाइम डिले है, तो एक बहुत बड़ा डिवेस्टेटिंग इन्वायरमेंट साबित हो सकता है, आपस में अफरा तफरी मच सकता है। तो वो सब के लिए सपोज दैट, या ट्रैफिक में सब, अगर आपका ट्रैफिक लाइट वगैरह में थोड़ा सा भी अगर सिस्टम फेल हो, तो आपस में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। या आपका मेडिकल में, मेडिकल का अगर कोई डिवाइसेस में अगर हल्का सा भी कुछ भी दिक्कत हो, तो एक पेशेंट की जान तक जा सकती है। तो वो सब के लिए हम लोग यूज करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए हियर टाइम कॉन्स्टेंट्स मैटर्स।
यहाँ पे जो टाइम की एक्यूरेसी होती है, जो टाइम की प्रेसिजन्स होती है, वो बहुत ज़्यादा ही मैटर करती है। अगर हल्का सा भी ड्रॉप हो जाए विद अ सर्टेन प्रेसिजन, तो अगर उसका रिजल्ट बाद में आ भी जाए तो उसको बाद में सुधारा नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए आपका टाइमिंग है कोई मिसाइल लॉन्च करने का, सपोज दैट अगर वो 2 सेकंड के लिए लेट से लॉन्च हो, तो उसके बाद क्या, जब बहुत सारा अफरा तफरी मच जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का 2 कैटेगरी होता है। देखिए, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम और एक होता है हार्ड टाइम रियल टाइम सिस्टम। तो समझते हैं ये सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या होता है। अगर सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में होता है कि वहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस कम भी हो तो चलेगा। अगर वहाँ कोई माइनर टाइम डिले हो तो सॉफ्ट सिस्टम में चलेगा। इफ देयर इज एनी माइनर टाइम इंटरप्शंस देन दैट कैन बी एक्सेप्टेड बट एट अ माइनर लेवल। यहाँ पे कोई भी बट एट अ माइनर लेवल पे कोई भी टाइम डिले चल सकता है। यहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल लॉस नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑडियो वीडियो हो गया या वर्चुअल रियलिटी हो गया या किसी भी तरह का छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो गया या वीडियो स्ट्रीमिंग्स हो गया या वीडियो गेमिंग हो गया। तो अगर वीडियो स्ट्रीमिंग में थोड़ा माइनर डिले भी चलेगा बट फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं, बट शॉर्ट टाइम के लिए वो टाइम डिले चलेगा। बट शॉर्ट टाइम के लिए है वो टाइम डिले चलेगा, तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट रियल टाइम। अब देखिए हार्ड टाइम में हो गया कि हार्ड टाइम में आपका टाइम रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे टाइम प्रेसिजन्स प्लस टाइम एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी माइनर लेवल पे भी अगर कोई टाइम डिले हो तो उसमें बहुत बड़ा एक डिवास्टेटिंग या एक डिजास्ट्रस यह साबित हो सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम बहुत हाई रहता है, ये बहुत मैटर करता है। तो हार्ड टाइम का एग्जांपल हो गया सपोज दैट इन मिलिट्री रॉकेट लॉन्चिंग या इन डीआरडीओ सैटेलाइट लॉन्चिंग या इन मेडिकल साइंस फॉर अ डिवाइस एनीथिंग। सो ये हो गया आपके हार्ड टाइम रियल टाइम के एग्जांपल। Some of the advantages of real-time operating system. It is easy to lay out and develop, execute real time। देखिए कुछ एडवांटेजेस हो गए कि इसको बनाना बहुत आसान होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और हाँ, यहाँ पे होता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम। यहाँ पे डिवाइसेस सिस्टम्स का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है क्योंकि उसको चाहिए टाइम एक्यूरेसी और टाइम प्रेसिजन्स। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए कि ये थोड़ा आसान तो होता है डेवलप करने, इसका लेआउट करना, बट कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जिसके इसके हार्डवेयर्स को जो टाइम प्रेसिजन्स चाहिए वो बहुत महंगे आते हैं। अब चलिए हम समझते हैं व्हाट इज सिस्टम कॉल। अच्छा, मैं सिस्टम कॉल से पहले एक और है इसमें, ये एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए समझते हैं ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सपोज दैट आपके घर में टीवी होगा, फ्रिज होगा, एसी मशीन होगी या वॉशिंग मशीन वगैरह होंगे, तो वो सब में हम लोग एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एम्बेडेड मतलब क्या होता है कि अगर आप उस पर कोई सोर्स कोड या कोई प्रोग्राम फिक्स कर दिए तो उसके बाद आप दोबारा उस पर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते, दोबारा उस पर कोई चेंजेस नहीं ला सकते। सपोज दैट अगर आपके पास माइक्रोवेव है, आप माइक्रोवेव को आप मॉडिफाई करके फिर दोबारा वॉशिंग मशीन नहीं बना सकते कि हाँ मैंने कोई दूसरा प्रोग्राम लिख दिया। तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कि वंस द सोर्स कोड हैज़ बीन असाइंड टू द डिवाइस or the once the functionality of the process or program is assigned to the device, it will work on only that principles or program and we cannot later change or modify its source code of the program।
चलिए अब समझते हैं व्हाट इज सिस्टम कॉल। बेसिकली जैसे कि मैंने कल समझाया था कि आपको घर में कांच का गिलास निकालना है तो आपको मम्मा का परमिशन लेना पड़ता है, या सपोज दैट बेसिकली तो हम लोग के घर में सब मम्मा लोग के हाथ में ही होता है, तो या मम्मी या पापा का परमिशन लेना पड़ता है। आप वहाँ अपने मन मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते या अपने मन मर्जी के हिसाब नहीं कर सकते, वरना फिर घर के बाहर सोना पड़ता है। तो देखिए उसी तरह यहाँ पे एक सिस्टम कॉल का भी काम आता है। हमारे जितने भी छोटे मोटे काम करते हैं ना, ये सब हमारा सब सिस्टम कॉल्स के थ्रू होता है। इवन फॉर एवरी स्पेशल पर्पस हमको सिस्टम का काम आता है। तो देखिए व्हाट इज सिस्टम कॉल। अ सिस्टम कॉल इज अ वे फॉर अ प्रोग्राम टू इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कोई भी प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करने का एक सिस्टम कॉल एक तरीका होता है। सपोज दैट अ कंप्यूटर प्रोग्राम मेक्स अ सिस्टम कॉल व्हेन इट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल। कर्नल इज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए जब भी कोई भी प्रोग्राम को एक सिस्टम कॉल करने का होता है ना, तो वो कर्नल से रिक्वेस्ट करता है, कर्नल से आदान प्रदान करता है कि हमको एक रिक्वेस्ट चाहिए ताकि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स है, उसके सर्विसेज है, उसको हम यूज कर सके। कैसे यूज कर सके? सपोज दैट आपको एक प्रिंटर का यूटिलाइजेशन चाहिए कि हाँ हमको प्रिंट करना है, तो हमको प्रिंटर्स का यूज चाहिए, तो उसके लिए भी एक सिस्टम कॉल होता है। वो कर्नल जाके कर्नल के थ्रू हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से फिर परमिशन लेते हैं कि हाँ ठीक है, कर्नल वो परमिशन फिर दे देता है, फिर जाके हम वो प्रोग्राम को यूटिलाइज करते यूज करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आएगा एपीआई। एपीआई मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। मतलब जैसे भी जो भी हमारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होते हैं ना, उसको हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कहते हैं। तो हम लोग थ्रू एपीआई के थ्रू हम लोग सिस्टम कॉल प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम उसके रिसोर्सेज को यूज कर पाए। सपोज प्रिंटर के एक्सेस चाहिए तो हम लोग अलग अलग ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ता है, करते हैं सॉफ्टवेयर, उसी को हम लोग एपीआई बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। उससे हम लोग मांगते हैं, उसके बाद फिर वो कर्नल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से हाँ परमिशन देता है कि हाँ आपको एक्सेस चाहिए, तो हम फिर जाके वो आपको जो भी प्रिंटर से रहता है कॉपी करना। ये सिर्फ हार्डवेयर के एक्सेसिबिलिटी के लिए भी नहीं होता, आपको हर छोटा काम के लिए, जैसे कि आपको कोई भी फाइल को रीनेम करना है, इवन कोई भी फाइल को दोबारा से कॉपी करना, डिलीट करना, मूव करना, ये सब आपका काम होता है सिस्टम कॉल्स के थ्रू। हर छोटा से छोटा परमिशन होता है सिस्टम कॉल के थ्रू। तो देखिए सिस्टम कॉल का ऐसा बेसिक डेफिनेशन अगर हम कैसे इसको बोलेंगे, व्हाट इज सिस्टम कॉल। तो system calls are usually made when a process in user mode requires access to a resource. Then it requests the kernel to provide the resource via a system calls. तो वो एक सिस्टम कॉल्स के थ्रू आपको वो सारे रिसोर्सेस का परमिशंस अलाउ करता है। सिस्टम कॉल्स के एडवांटेजेस: एक्सेस टू द हार्डवेयर, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मेमोरी, सिक्योरिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारे काम आपको सिस्टम कॉल्स के थ्रू होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल सिर्फ आपको हार्डवेयर के रिसोर्सेज एक्सेस के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए आपको सिस्टम कॉल्स चाहिए, हर चीज़ के लिए, छोटे मोटे चीज़ के लिए। देखिए लाइक प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन। देखिए थोड़े बड़े बेसिक एग्जांपल्स ऑफ सम सिस्टम कॉल्स, लाइक इन विंडोज क्रिएट प्रोसेस, एग्जिट प्रोसेस, वेट फॉर द सिंगल ऑब्जेक्ट। और ये यूनिक्स के सिस्टम कॉल्स है, फॉर्क, एग्जिट, वेट, ओपन, रीड, राइट, क्लोज। और हाँ देखिए ये यूनिक्स का ब्लॉक डायग्राम, कैसे एक यूनिक्स सिस्टम पे सारा चीज़ टिका रहता है। देखिए आपका ये बीच में आ गया हार्डवेयर, हार्डवेयर उसके बाद ये आ गया आपका कर्नल,
ये आ गया आपका कर्नल, ये हार्डवेयर, फिर इस पे ये आपका आ गया ये सेल, फिर ये प्रोटोकॉल्स वगैरह हो गए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये DBMS, और ये आपके एप्लीकेशन प्रोसेस। ये क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू हम एप्लीकेशन प्रोसेस पे आते हैं, फिर हम एप्लीकेशन प्रोसेस में कमांड लिखते हैं, वो लिखते हैं सेल। सेल काम क्या करता है, इंटरप्रेटर का काम करता है, किससे, कर्नल से कांटेक्ट करने पे। वो कर्नल से आपको कांटेक्ट करता है, कर्नल के थ्रू आप अपने मैसेजेस लिखते हैं कि हाँ हमको ये चाहिए, उसके बाद कर्नल उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, फिर वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से फिर आप उसके हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे काम आपका एक ऐसा यूनिक सिस्टम रहता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा प्यार दिखाएं।